नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में जो पिछले 10 दिन से उथल पुथल चल रही थी, यानी 21 जून से लेकर 1 जुलाई आ गया, 10 दिन में कितनी उथल पुथल हो गई। एक विधान परिषद के चुनाव के बाद शुरू हुआ ये मामला महाराष्ट्र की सरकार बदलने तक आकर रुका नहीं है। आज भी मामला चल रहा है। इसके लिए कहना ज़रूरी है कि अभी भी इससे संबंधित यानी मेजॉरिटी से संबंधित एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है जो 11 जुलाई को होने वाला है, जिसकी सुनवाई। और दूसरी बात, बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सब लोग मानते थे। लेकिन लास्ट मोमेंट में ऐसा हो गया कि शिवसेना के जो बागी नेता है एकनाथ शिंदे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और राज्यपाल से मिलने के बाद इसकी घोषणा खुद फडणवीस ने की थी कि चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे बनेंगे और खुद फडणवीस सत्ता से अलग रहेंगे। 2 घंटे के बाद जो वोट टेकिंग सेरेमनी, शपथ विधि होने वाला था, वो आने तक फिर से सिचुएशन बदल गई और सामने आ गया। और वैसा ही हो गया कि फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने जो ट्वीट किया है, वो जो खबरें चल रही है वो देखे तो उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं होना था, उप मुख्यमंत्री नहीं होना था। असल में उन्होंने खुद डिक्लेयर किया था कि मैं सत्ता से बाहर बैठूंगा और ये सरकार ढंग से कैसे चले, महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की हालत परिस्थिति पैदा ना हो, इसके लिए मैं काम करूंगा, ये उन्होंने बोला था। लेकिन बाद शायद 1 घंटे के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा, इन्होंने ऐसा ट्वीट किया कि फिर ट्विस्ट आ गया, कहानी में एक ट्विस्ट आ गया कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि नड्डा और अमित शाह इनके ट्वीट में वो बात आई थी। तो फिर नाराज़गी शुरू हो गई कि बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा यानी 3 गुना ज़्यादा, एकनाथ शिंदे के साथ सिर्फ 40 एमएलए है शिवसेना के, और बीजेपी के पास कम से कम 115 से ज़्यादा एमएलए है। तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों बनेंगे? देखो, राजनीति में ये बातें होती रहती है। जब राजनीति खेली जाती है तो उसमें बहुत सारे दांव पेच होते हैं जो हमारे सामने नहीं आते। आज अगर ये बात बोली जा रही है तो हमको थोड़ा पीछे जाके 4 साल पीछे जाके देखना पड़ेगा कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव खत्म हुए थे और सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी अपनी मेजॉरिटी गवा बैठी थी, हार गई थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नंबर में बनकर उभरी थी, लेकिन बीजेपी के पास भी मेजॉरिटी नहीं थी। और जनता दल सेक्युलर जो देवेगौड़ा की पार्टी है, वो तीसरे नंबर पर गई थी। उनके कुछ 35 एमएलए थे, उससे 2 गुना कांग्रेस के एमएलए ज़्यादा थे। फिर भी बीजेपी को सत्ता से बाहर बिठाने के लिए राहुल गांधी ने एक दांवपेच खेला था कि जिस जनता दल सेक्युलर को पूरे चुनाव के प्रचार दरमियान खुद राहुल गांधी कहते थे कि जनता दल सेक्युलर बीजेपी की बी टीम है, उसको ही चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर कर दी कि भाई तुम चीफ मिनिस्टर, देवेगौड़ा के सुपुत्र है कुमारस्वामी, उनको ऑफर दे दी कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ और कांग्रेस का कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा, और हो गया। हाँ, उसमें जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे सिद्धरामैया, वो शामिल नहीं हुए। लेकिन जनता दल सेक्युलर का उप मुख्यमंत्री बन गया था, कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री बन गया था, और जनता दल सेक्युलर के कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बने थे। तो ऐसी ये जो दाव पेच होते हैं, ये राजनीति खेलने वाले जो होते हैं, उस अखाड़े में होते हैं, वो खेलते हैं। हम बाहर बैठकर उस पर टिप्पणियाँ करते हैं, क्या गलत है, क्या सही है, उनके मान सम्मान, ये बातें हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। तो मुझे एक बात अजीब लगा कि जब ये बात हुई कि सामने दिखाई दे रहा था, और
देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्वीट में भी साफ कर दिया कि जब महाराष्ट्र में सर्वोच्च जगह पर भी मेरी पार्टी ने मुझे बिठाया था, तो आज अगर मेरी पार्टी मुझे उप मुख्यमंत्री बनने के लिए आग्रह करती है तो वो भी आदेश मुझे शिरोधार्य मानना पड़ेगा और मैं मानूंगा। लेकिन इतनी भी बातें सीधी नहीं होती। जो दिखाई दे रहा है हम सिर्फ उसको ही सच माने तो देवेंद्र फडणवीस का अपमान हो गया है। बहुत सारे उनके समर्थक हैं, उनको लगेगा ऐसा। लेकिन जब इस ढंग से कि उन्होंने खुद बोला था कि मुझे सरकार में नहीं जाना है और नहीं जाऊंगा, फिर भी अगर अमित शाह और जेपी नड्डा उनको आग्रह करते, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको 2 बार फ़ोन कर कहते हैं कि नहीं आपको सरकार में रहना पड़ेगा, तो उसका मतलब जिस ढंग से ये सरकार बनाई गई है, तोड़ मरोड़ कर बनाई गई है, तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी के जो कोई टॉप मोस्ट लीडर है, हाईकमांड है, उनके मन में कोई प्लान है, नियोजन है, जो शायद एकनाथ शिंदे के मन में भी नहीं होगा। उनको चीफ मिनिस्टर बनना होगा, हो गए, लेकिन उनके हाथ से क्या क्या करेंगे। बीजेपी एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर रख के क्या करने, चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन उनसे क्या क्या काम करवाने वाली है इसका किसको पता है। बीजेपी को सत्ता के बाहर बिठाना है, ये शरद पवार और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी थी। और उद्धव ठाकरे को किसी भी तरीके से चीफ मिनिस्टर बनना था तो महाविकास आघाड़ी बन गई, और महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्टफोलियो होते हैं वो तो एनसीपी के पास चले गए, पवार की पार्टी के पास चले गए, और कुर्सी पर बैठे हुए चीफ मिनिस्टर जो थे उनको कोई अधिकार नहीं था, उनका कोई अधिकार नहीं था। आपने बारीकी से देखा तो आपको एक पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे सिर्फ नाम के चीफ मिनिस्टर थे। फरवरी में, मेरा ख्याल है 23 फरवरी को, जब उनके मंत्रिमंडल के नवाब मलिक ईडी ने उसको अरेस्ट किया और उनको जेल में डाला गया, तो जेल में डालने के पहले, यानी उनको नवाब मलिक को अरेस्ट होने से पहले, खुद शरद पवार ने अपने घर में मीटिंग बुलाई उनकी पार्टी की, एनसीपी की, और तय किया कि नवाब मलिक रिजाइन नहीं करेंगे, नवाब मलिक को अरेस्ट होगी तो भी वो मंत्री बने रहेंगे। अब देखिए, अपने मंत्रिमंडल में, अपनी गवर्नमेंट में किसको मंत्री रखना है या कौन सा पोर्टफोलियो देना है या उसको सैक करना है, बरतरफ करना है, खारिज, तो ये अधिकार चीफ मिनिस्टर का होता है। लेकिन नवाब मलिक को अरेस्ट होने वाली है ऐसी आशंका थी, इतने में पवार ने डिसीजन ले लिया कि नहीं, नवाब मलिक रिजाइन नहीं करेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे और उनको मंत्रिमंडल से निकाला भी नहीं जाएगा। और ये उन्होंने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को बोल दिया, और 3-4 महीने से नवाब मलिक जेल में थे, लेकिन उनको बरतरफ करना, निकाल लेना, अपने बर्खास्त करना उद्धव ठाकरे को शक्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो नाम के चीफ मिनिस्टर थे, पूरी सत्ता शरद पवार के इशारे पर चलती थी। आपने देखा होगा, परमवीर सिंह जब पहले मुंबई के कमिश्नर थे, वो जवान फाउंडेशन की बिल्डिंग में जाकर शरद पवार से मिलते थे। फिर संजय पांडे भी पवार साहब के घर में या ऑफिस में जाकर उनसे बातें कर रहे। ये क्या था, क्या था ये सब? फिर एक बार जो होम मिनिस्टर थे वलसे पाटिल, उनके घर में मुंबई के कमिश्नर गए थे और पवार साहब भी आए थे, आपको याद है ना? तो नाम के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे थे, और जो जो शरद पवार को चाहिए था वो करवा लिया जा रहा था। अब अगर एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन बड़ी ताकत बीजेपी की है, तो जिस ढंग से सत्ता के लिए जो कुछ पवार साहब कह रहे हैं और कर रहे हैं, वो चुपचाप देखना उद्धव के लिए लाचारी थी, ज़रूरी था।
नहीं तो चीफ मिनिस्टरशिप जाती। तो उसी ढंग से एकनाथ शिंदे को बीजेपी क्या उनसे करवाने वाली है वो देखना पड़ेगा, और करवा के लेना है तो एकनाथ या क्या बोलते हैं उनको, अनिल देशमुख या तो वलसे पाटिल या तो नवाब मलिक, अनिल परब, ऐसे लोग गड़बड़ कर देते। जो कुछ करना है वो कानूनी तौर पर सही होना चाहिए, लेकिन हमें चाहिए वही हम करेंगे। ये करने वाला कोई बड़ा अनुभवी नेता चाहिए, और वो देवेंद्र फडणवीस है। वो सत्ता के बाहर बैठते तो बीजेपी को महाराष्ट्र की सत्ता हाथ में लेकर जो करना है वो तो बाहर बैठ के होने वाला नहीं था। शरद पवार बाहर बैठे थे, लेकिन उनको चाहिए वो करने वाले जो अंदर बैठे थे, वो अनिल परब हो या अनिल देशमुख हो या नवाब मलिक हो, उन्होंने इतनी गलतियां कर दी कि एमवीए सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार प्रॉब्लम में आ गई, समस्या में आ गई, समस्या से घिर गई, हार गई आखिर। कहने का मतलब ये है कि जब हम देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि बड़ी ताकत, ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए बीजेपी के है, तो देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर क्यों? सिद्धरामैया तो नहीं हुए थे, देवेंद्र को क्या क्यों करना है? तो देवेंद्र की जो क्षमता है, एक बार देखिए, कल यानी गुरुवार को 30 तारीख को ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ, शपथ विधि हो गया, और उसी रात को जो मेट्रो के लिए कार शेड का मामला 2.5-3 साल से अटका पड़ा है, उस पर उन्होंने डिसीजन ले लिया, अरे में ही होगा, पहली ऑर्डर कैंसिल करो एमवीए सरकार की और फटाफट काम शुरू करो। मतलब अगले 6-8 महीने में जो 3 मेट्रो लाइनें अटकी पड़ी है आरे कारशेड के बारे में, वो हो जाएगी, और 6 महीने में, 4 महीने में वो सब मेट्रो लाइनें शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, उन्होंने जल शिवार शुरू कर दिया, बोला नहीं वो फिर से लाएंगे। तो देखते हैं हम कि चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे बने, लेकिन पहले दिन कुछ घंटों में बीजेपी का जो ओरिजिनल एजेंडा है उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। मुंबई में मेट्रो जो है या पूना में हो और कहीं हो, ये परियोजनाएं देवेंद्र ने लाई थी, फडणवीस ने लाई थी, लेकिन ये सरकार आने के बाद वो पूरी योजनाएं ठप्प कर दी गई। तो सरकार बनने के बाद कुछ घंटों में अगर देवेंद्र फडणवीस वही योजनाओं को फिर से चालना दे रहे हैं, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्यों ज़बरदस्ती या सख्ती से देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। क्योंकि उनके पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासक की जो कौशल होती है वो देवेंद्र फडणवीस के पास है, और एकनाथ शिंदे को साथ लेकर जो हमें चाहिए वो हम दूसरा बीजेपी का कोई लीडर, चंद्रकांत दादा पाटिल हो या और हो, वो उतनी ताकत से नहीं कर सकते और उतनी क्षमता से नहीं कर सकते जिस क्षमता से फडणवीस कर सकते। इसलिए फडणवीस सरकार में होना ज़रूरी था। वो किस पद पर है उससे नहीं होता, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अंदर होने चाहिए। तो इसमें क्या दाव पेच है मुझे अभी पूरा पता नहीं है, मेरी समझ में सब कुछ नहीं आया, लेकिन एक मानता हूं मैं कि जब अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा सख्ती से और जबरदस्ती से देवेंद्र फडणवीस को कम कद की एक जगह पर बिठा रहे, उप मुख्यमंत्री बना रहे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना रहे, तो उसके पीछे उनका कोई उद्दिष्ट होगा, हेतु होगा, और वो हेतु हमें आज मालूम नहीं है, लेकिन उसका संकेत, उसका सिग्नल कुछ घंटों में मिल गया जब देवेंद्र फडणवीस ने आरे कारशेड का डिसीजन फटाफट ले लिया। अब आगे जाकर सोचिए कि अनिल देशमुख हो, वलसे पाटिल हो, उद्धव ठाकरे हो, इनकी सरकार ने मुंबई की पुलिस का जो सत्यानाश कर दिया है। देखो, आयुक्तालय में, पुलिस के आयुक्तालय में बैठकर कोई मर्डर की प्लानिंग करता है, एक मर्डर का प्लान होता है, वो इम्प्लीमेंट होता है, उसमें यूज़ की हुई गाड़ियाँ पुलिस कमिश्नर के कंपाउंड में रखी जाती है। 100 करोड़ की वसूली करने के लिए पुलिस की मशीनरी यूज़ की जाती है,
किस ढंग से एक मुंबई का आईपीएस डीसीपी कौन त्रिपाठी या त्रिवेदी है, वो गायब है कुछ दिन से, उस पर वसूली का आरोप है और डीसीपी है, आईपीएस है। तो मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस का इस एमवीए सरकार ने क्या सत्यानाश कर दिया है, ये आप समझ सकते हो। अगर उसको फिर से ट्रैक पर लाना है तो इसके लिए पक्का अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। एकनाथ शिंदे की कैपेसिटी हमें अभी तक मालूम नहीं है, वो अच्छे पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, मिनिस्टर बन के भी उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि कानून के दायरे में रहकर भी कुछ बातें करवा लेना, ये बड़ी कौशल की और कुशलता की बात होती है जो फडणवीस के पास है। और इसलिए उनका बाहर रहना, सरकार से बाहर रहना आज की तारीख में गलत होता। सबसे पहले ये बात है, सबसे पहले कि मुंबई में, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, उसको ट्रैक पर लाना है तो गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री बन के देवेंद्र फडणवीस इस सरकार को चलाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसके पूरे डिटेल मेरे दिमाग में भी जो आज है वो मैं नहीं बोलूँगा, वो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि गलत जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब, उसका आशय अच्छे लोग समझे ना समझे, गलत लोग होते हैं, जो विरोधी लोग होते हैं वो समझेंगे और उससे और कोई बवाल खड़ा हो जाएगा। तो वो जो मेरे दिमाग में, मैं आज नहीं बोलूँगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना के लाना, इसके पीछे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा वगैरह लोगों का कोई बड़ा नियोजन है, कोई बड़ी योजना है, कोई बड़ा प्लान है। आहिस्ते आहिस्ते हमारे सामने वो खुलती जाएंगी। मैं उसका विश्लेषण बाद में बताऊंगा। आज यही रुकता हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।